रोटी अपने हिस्से की हंसकर बांटना मुश्किल है। जीते जी हर रोज खुशी से अपनों पर मरना मुश्किल है। औलादों को सूरज देकर अंधियारा होना मुश्किल है। बाबूजी होना मुश्किल है। खाली जेब के होने पर भी गर्व से जीना खेल नहीं है। घर के चूल्हे की खातिर हंसकर जलना खेल नहीं है। शायद खुदा होना आसान हो, पिता सा होना मुश्किल है। बाबूजी होना मुश्किल है। IND24 सैटेलाइट न्यूज चैनल के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक तथा मीडिया मास्टर के CEO नवीन पुरोहित के पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित रामेश्वर दयाल पुरोहित जी की सप्तम पुण्यतिथि पर समस्त पुरोहित परिवार एवं समस्त IND24 परिवार सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बीते कुछ सालों से कई मुद्दों को लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बराबर चर्चा में है। कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसका काम बुद्धिमान मशीन बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक यानी कि प्योरली रिएक्टिव, सीमित स्मृति यानी कि लिमिटेड मेमोरी, मस्तिष्क सिद्धांत यानी कि ब्रेन थ्योरी, आत्मचेतन यानी कि सेल्फ कॉन्शियस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग कंप्यूटर गेम, कंप्यूटर गेमिंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रवीण प्रणाली यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम, दृष्टि प्रणाली यानी कि विजन सिस्टम, वाक पहचान यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन, बुद्धिमान रोबोट यानी कि इंटेलिजेंट रोबोट। सरल भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जो इंसानों की तरह सोच सके। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल IND24 BSNL ब्रॉडबैंड के स्काई प्रो IPTV के चैनल नंबर 71 पर भी उपलब्ध। तो देखते रहिए IND24, सबकी बात सच के साथ। जब सवाल आम जनता के हों तो आवाज भी मजबूत और खास होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जमीन से बनी एक निर्भीक और भरोसेमंद पहचान IND24। अब IND24 देखिए जियो टीवी मोबाइल ऐप के साथ साथ जियो टीवी प्लस सेट टॉप बॉक्स पर चैनल नंबर 257 पर। देश के विशाल 500 मिलियन लोगों के भरोसे के नेटवर्क के साथ देश भर में करोड़ों दर्शकों तक सीधी और असरदार पहुंच। IND24, सबकी बात सच के साथ। देखिए अभी जियो टीवी मोबाइल ऐप पर और जियो टीवी प्लस चैनल नंबर 257 पर। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। दतिया में किसके शेर बनेगा जीत का शहर उपचुनाव की मतगणना जारी। रुझानों में कांग्रेस को बढ़त है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पीछे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मैराथन समीक्षा बैठकें, खनिज सहित कई विभागों की लेंगे बैठक। योजनाओं की समीक्षा कर जिम्मेदार को देंगे निर्देश। सावन माह का पहला सोमवार आज शिवालय में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता। शिवमय हुआ प्रदेश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मध्य प्रदेश में कमजोर मानसून, अच्छी बारिश के लिए करना होगा और इंतजार। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।
नमस्कार, मैं हूं उदय। यानी 24 में आपका स्वागत है। दतिया का महासंग्राम। जी हां, दतिया उपचुनाव में मतगणना जारी है। तो उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। 5वें राउंड की मतगणना समाप्त हुई है और अब तक जिस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। घनश्याम सिंह 308 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पीछे हैं। तो लगातार हर एक राउंड के साथ जो वोटों की गिनती है, जो वोट का प्रतिशत है, जो मतदान के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। पहले और दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आगे चल रहे थे, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें राउंड में स्थिति बदली, परिवर्तन हुआ और अब कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। तो 308 वोटों से आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। लगातार हर राउंड के साथ परिस्थितियां बदल रही हैं और बता दें कि हर राउंड के साथ जो जीत का मार्जिन है वो भी कम ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं। चौथे राउंड की मतगणना समाप्त हो गई है और 5वें राउंड की मतगणना तक कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में मध्य प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। एक और कांग्रेस अपनी जीत का दावा करी तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। इस बीच संगठनात्मक कार्रवाई, भितरघात के आरोप, जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे पर इस चुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपको परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह जुड़ गए हैं और संतोष जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं तीनों ही मेहमानों से मेरा एक सीधा सवाल रहेगा, जिस प्रकार से अभी तक के जो नतीजे आने शुरू हुए हैं, 5वें राउंड की जो गिनती है पूरी हो गई है, क्या कहेंगे? महेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का चुनाव में जनता का समर्थन मिला है, हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। अभी महज 5 राउंड की काउंटिंग हुई है और 300 मतों से हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। निश्चित रूप से अंतिम जब परिणाम आएंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक अच्छी विजय सुनिश्चित करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। महेश जी, कहीं ऐसा ना हो 2023 जैसे नतीजे निकल आए इस बार भी? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर आकलन करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जब जाके बूथ पर काम किया, घर घर जाकर जो काम किया है, उसके आधार पे हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अंतिम परिणाम हमारे पक्ष में होगा। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संतोष जी, अभी तक के जो नतीजे सामने आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में खुशी तो नजर आ रही होगी। संतोष जी, लगता है संतोष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश जी, अभी तक के हमने जो रुझान देखे हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हम देख रहे हैं कि लगातार रुझान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी राउंड हो रहे हैं, पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड की बात करें, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे, किस प्रकार ये नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, कुछ अलग नतीजे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपनी यहाँ पर पिछली भी 3-4 जो डिबेट हुई है इस विषय पे, मैंने शुरू से कहा है कि यह त्रिकोणीय संघर्ष है और जब जब त्रिकोणीय संघर्ष रहा है, बीजेपी को सिर्फ इस बात का एडवांटेज मिला है कि वो जो वोट जो कांग्रेस के थे वो कट के तीसरे दर इसमें जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आज़ाद सिंह यादव भी अच्छे खासे वोट ले रहे हैं, सम्मानजनक वोट ले रहे हैं। तो जब भी त्रिकोणीय संघर्ष होता है, बहुत नेक टू नेक फाइट हो जाती है। हालांकि ये 2023 में ज़्यादा अंतर दिखाई दिया, 7-8 हज़ार के बीच वोटों का। उससे पहले 2,500-3 हज़ार, इससे ज़्यादा मार्जिन कभी नहीं गया है। वही स्थिति अभी भी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी 5 राउंड हुए हैं, तो अब पूरे 15 राउंड होने के बाद अंतिम परिणाम सामने आएगा। लेकिन रुझान, एक पहला जो राउंड था उसमें बीजेपी आगे थी, इसके बाद लगातार कांग्रेस ने धीरे धीरे लीड बढ़ाई है। हालांकि बहुत ज़्यादा लीड नहीं है, वही स्थिति दिख रही है नेक टू नेक फाइट की। अब जैसा कि बताया जा रहा, अभी ग्रामीण अंचलों की ये पेटियाँ खुली हैं जहाँ कास्टिज्म पे ज़्यादा वोटिंग होती है। शहरी क्षेत्र में क्या बर्ताव आता है, जो 2 प्रमुख मुद्दे जो देश में इस समय चल रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये जो अगले 10 राउंड है वो बता देंगे। यदि अंतर 7-8 हज़ार से ज़्यादा जाता है
तो दिखाई देगा, इसमें कांग्रेस से खुश होने वाली बात रहेगी। और यदि उससे कम पे, यदि भले ही कांग्रेस जीते, यदि मार्जिन कम रहता तो ऐसा लगेगा कि वो मुद्दे कारगर नहीं रहे हैं। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं संतोष सिंह जी की। संतोष सिंह जी, अभी तक देखा जाए तो चौथे और पांचवें राउंड की जो मतगणना है वो समाप्त हो गई है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आपकी क्या रहेगी पहली प्रतिक्रिया? लगता है संतोष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे। महेश जी, अभी तक की जो रुझान सामने है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी जो है घनश्याम सिंह जी वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, अभी ग्रामीण क्षेत्रों की मतगणना हो रही है, जब शहरी क्षेत्रों की मतगणना होगी छठे सातवें राउंड के बाद, तो उनका ये कहना है कि जो जीत का अंतर है वो और ज्यादा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पिछली बार हमने देखा था कि 7,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और उनका ये कहना है कि इस बार ये जो अंतर है वो और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, घनश्याम जी निश्चित रूप से अपने दावे जो कर रहे हैं, ये 2 घंटे के दावे हैं, दिल बहलाने को मुझे लगता है ख्याल अच्छा है, लेकिन जब अंतिम परिणाम आएगा तो सबके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। हमारे जो मित्र कांग्रेस के भी, तो वो मुझे लगता है डिबेट में शामिल हो नहीं पाए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बयान मैं निरंतर टीवी पे देख रहा हूँ, आप देखें 5वें राउंड में हम हैं और अभी 10 राउंड की गणना बाकी है। 10 राउंड में कौन कौन से क्षेत्र, कहाँ के क्षेत्र खुलेंगे, ग्रामीण अंचल भी है, शहरी अंचल भी है, उसमें जो बदलाव आएगा। अभी महज 300 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और नेतृत्व ने जिस प्रकार का काम दतिया की जमीन पर किया है, उसके आधार पर हम पूरी तरीके से न सिर्फ आश्वस्त हैं, हम पूरा ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई आशुतोष तिवारी जी, निश्चित रूप से वो विजय श्री का वर्ण करेंगे। चलिए, हमारे साथ संतोष सिंह जी भी जुड़ गए। संतोष सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? अब बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है जी। संतोष जी, जिस प्रकार से अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? किस प्रकार से आप इन रुझानों को देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक के जो भी रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी आगे चल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से रुझान तो ऐसे ही होने थे या इससे भी और बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से धन बल का, अपने सत्ता के बल का प्रयोग किया है और जिस प्रकार से तमाम हथकंडे अपनाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यहां तक भी पहुंच पाई है, वरना उसकी लीड तो बहुत लंबी होनी चाहिए थी अभी तक ही। मैं कहता हूं इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने बेहद सशक्त प्रदर्शन किया है और सत्ता की पूरी ताकत लगने के बावजूद भी अगर वो इस राउंड तक कांग्रेस से पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इस बात का सबूत है कि जनता जो दतिया की वो क्या चाहती थी। चलिए, प्रतिक्रिया ले लेते हैं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, जिस प्रकार के अभी तक अगर देखा जाए तो जो रुझान सामने है उसमें अभी तक तस्वीरें साफ फिलहाल नहीं हो पाई, क्योंकि अभी कई राउंड बाकी हैं और कह सकते हैं 10 राउंड के बाद हम कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगी, लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से अगर हम दतिया की बात करें तो दतिया में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने देखा कि बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा और अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वहाँ पर ब्राह्मण समाज जो है वो बहुतायत में है। इसके बाद अन्य समाज भी है, चाहे वो कुशवाहा समाज की बात की जाए। ऐसे में किस प्रकार से बीजेपी ने इस बार जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी जब पिछला चुनाव 7-8 हज़ार के बीच से हारे, तो ही हाईकमान को कुछ लगा कि वहाँ पर उनके प्रति कुछ नाराजगी होगी। हालांकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी इस बार, वो काफ़ी आशान्वित थे कि यदि इस बार उनको टिकट मिलता तो निकाल लेते, लेकिन अब हाईकमान ने और भी एंगल से उसको सोचा होगा तो उनका टिकट इस बार काट दिया गया। लेकिन उनके साथ जो इमोशनली अटैच जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा उनमें जो असंतोष था उसको कितना मैनेज किया गया। दूसरी चीज़ कि नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी, वीडी शर्मा जी, जो भाजपा में एक जो मैसेज जा रहा था और उधर उत्तर प्रदेश में भी एक वो चल रहा था कि ब्राह्मणों में एक रोष था कि उनको लग रहा था कि ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है, तो वो एक आक्रोश ब्राह्मण समाज में था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। कितना हुआ ये परिणाम बताएंगे। जिस तरह के ये रिजल्ट दिख रहे हैं, यदि राष्ट्रीय मुद्दों का असर हम ना देखें तो ये असर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस शुरुआत से ही भले ही थोड़े थोड़े कदमों से आगे बढ़ रही है और यदि ये लीड बढ़ती है तो ये मुझे लगता है 3-4 हज़ार वोटों के आसपास तक पहुंच जाएगी 15 राउंड में। पर
यहाँ मोहन यादव जी ने काफ़ी मेहनत की आखिरी चरणों में वहाँ पर जाकर, क्योंकि जो दामोदर यादव हैं वो यादव वोटों के जो 7% वोट है करीब वहाँ पर, और कुशवाहा वोट वहाँ 14% हैं, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की थी जो आज़ाद समाज पार्टी डेंट लगाने वाली थी। तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो परिणाम दिखा रहे हैं, नहीं तो काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि जितने वोट वहाँ पर जाते बीजेपी को उधर लॉस हो सकता था। तो मोहन यादव जी को श्रेय जाएगा, उन्होंने काफ़ी इसको अंतिम चरणों में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। जो 25% जो सवर्ण समाज है वहाँ पर, जिसमें 15% करीब ब्राह्मण समाज है, तो ब्राह्मण समाज में यदि रोष होगा तो परिणाम उल्टे, क्योंकि वो परंपरागत वोटर रहा है बीजेपी का। तो ये हमें अभी के रुझानों में दिख रहा है, और अभी हम अंतिम रूप से नहीं कह सकते जब तक पूरा रिजल्ट ना आ जाए, पर रुझान थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा इसका भी। प्रकाश जी, इस बार अगर बात करें हम वोटिंग परसेंटेज को लेकर, तो हमने देखा है कि वोटिंग परसेंट में थोड़ी बहुत मामूली गिरावट देखने को मिली। क्या इसका भी असर जो है वो जीत हार के नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा वोटिंग यानी कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसको फायदा मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन हमने इस बार थोड़ा सा मार्जिन जो है वो ऊपर नीचे होता हुआ नजर आया है वोटिंग परसेंट में। नहीं, अब जो देश में 3 जगह चुनाव हो रहे हैं, तीनों जगह उदासीनता दिखाई दी है। मध्य प्रदेश में तो फिर भी 71% के आसपास वोटिंग है, वहाँ तो 34%, 33% इस तरह की वोटिंग हुई है। बिहार में, गुजरात में तो उदासीनता है, क्योंकि भाजपा के साथ एक बहुत उत्साहित वर्ग जुड़ा हुआ था 2014 के बाद से। अब ये जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे आए हैं, जो अयोध्या मंदिर से लेकर है और जो जैन में नाराजगी है, तो उससे जुड़े लोगों में, इवन यहाँ तक मेरे कई संघ के मित्र, भाजपा के मित्र, उन तक ने दुख व्यक्त किया कि एक नाराजगी। अब हो सकता है कि वो इतने कट्टर हैं कि वो कांग्रेस को वोट ना दें, लेकिन वो वोट देने ही नहीं निकल के अपनी उदासीनता को दिखा सकते हैं तमाम, और वो उदासीनता यहाँ पर दिखाई दी है। बिल्कुल, जनता के मन में क्या चल रहा है ये नतीजों से ही समझा जा सकता है। फिलहाल अभी नतीजे आने बाकी हैं और लगातार जो काउंटिंग है वो भी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो मतगणना जब समाप्त होगी तो कौन बाजी मारता है और किसके खाते में जो है वो हार या निराशा लगती है। 5वें राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और अभी तक के जो नतीजे सामने है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। कह सकते हैं कि शुरुआती रुझानों में मध्य प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करें, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता महेश जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना भी जुड़े हुए हैं। मैं रुक करूंगा महेश जी का। महेश जी, जिस प्रकार के अभी तक नतीजे सामने आए हैं, अगर देखा जाए तो क्या आप मानते हैं कि इस बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है? जो वोट जो है वो बीजेपी को आने चाहिए, वो वोट जो है वो तीसरे प्रत्याशी आजाद पार्टी के उम्मीदवार को जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखें जिस प्रकार के अभी तक रुझान है, इसमें कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो वहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन उसका उतना खास जो असर है वो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप? जी महेश जी। जी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं दामोदर यादव जी जो हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो वोट बैंक लिया है वो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का भी उसमें काफी कुछ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के एजेंडे को नहीं छोड़ा। ना हमने जाति में बांटने का काम किया, न धर्म आधारित काम किया। जो हमने विकास का एजेंडा था दतिया चुनाव में, उसी को लेकर हम जनता के बीच गए। जो हमने पूर्व में काम किया, हमारी सरकार द्वारा जितनी योजनाओं का लाभ दतिया के लोगों को मिला, पिछले 15 सालों में लगातार दतिया के विकास के लिए हम लोगों ने जब काम किया, तो निश्चित रूप से उसको नीचे उतारने का हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब अंतिम परिणाम आएगा तो विजय श्री का वर्णन करेगी और करेगी। चलिए रुक करते हैं संतोष सिंह जी से। संतोष सिंह जी, अभी तक अगर देखा जाए तो जितने भी हमने उपचुनाव देखे हैं, इन 12 सालों के उपचुनावों के अगर नतीजे पर गौर करें तो बीजेपी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आया है। अब तक 2014 से 2026 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में करीब 52 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से 49 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और लोकसभा के 3 उपचुनाव इसमें शामिल हैं। यानी कि जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो काफी ज्यादा रहा है। लेकिन क्या लगता है कांग्रेस को, इस बार स्ट्राइक रेट बदलेगा? जनता अपना मन बदलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही जब ये उपचुनाव हुए
तो निश्चित रूप से वो तो सत्ताधारी दल को लाभ मिलना था, ये बात सही है। लेकिन विजयपुर में हमने पिछला चुनाव जीता था, तो मुकेश मल्होत्रा जीते थे वहां रामनिवास रावत से। तो और झाबुआ चुनाव भी हम जीते थे, इसके पहले कांतिलाल भूरिया जी जीते थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत भी लगा ले तो वो इस चुनाव को इसलिए नहीं जीत पाएगी क्योंकि जिस विकास के एजेंडे की ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दतिया का बहुत विकास हुआ, अगर दतिया के विकास पर जनता मुहर लगाती तो पिछला चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। लेकिन इतने कद्दावर मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा के रहते, अगर पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां से हारी है तो इसका मतलब साफ है कि दतिया को लूटा गया है नरोत्तम मिश्रा और उनके लोगों द्वारा। ये तो साफ है कि नरोत्तम मिश्रा का अगर इतनी लोकप्रियता वहां पर होती तो भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट ही नहीं काटती। तरह तरह की बातें वहां के लोगों के बीच में है, नरोत्तम मिश्रा ने वहां क्या किया क्या नहीं किया, एक लंबी फहरिस्त है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त होती तो नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर चुनाव लड़ती। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आक्रोश था और इसीलिए वो ऐसा चेहरा लाए हैं जिसको कोई जानता ही नहीं था दतिया में चुनाव का टिकट घोषित होने के पूर्व। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत तरीके से नुकसान इस चुनाव में हुआ है। हमको जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है वो दामोदर यादव जी के खड़े होने से हो रहा है। तो थोड़ा बहुत वो जो भी वोट ले जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी को और मिलते, लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी ने वहां बढ़त बना रखी है तो इसका मतलब साफ है कि दतिया की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था। प्रकाश जी, आपकी प्रतिक्रिया इस बार जिस प्रकार से कांग्रेस का कहना है कि विकास को लेकर इस बार जनता वोट करेगी क्योंकि विकास जनता को दिखा नहीं, इसके साथ ही तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बीजेपी के अंदर गुटबाजी की बात हो, टिकट को लेकर बात हो, आप क्या समझते हैं इस बार जनता ने किन मुद्दों को लेकर अपनी सोच बदली है? कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे जो हैं वो इस बार दतिया के चुनाव में देखने को मिले जिसको लेकर जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि ये जो बातें हैं वो पूरी हों? नहीं, विकास तो बहुत समय से मुद्दा बना हुआ है, कहीं ज़्यादा कहीं कम रहा है। और विकास यदि हम भव्य बड़े बड़े पुलों को देखें, सड़कों को देखें तो अकेला वो विकास नहीं है, विकास पेट से जुड़ा होता है। और पहले भी जो विकास भले कम होता था वो रोजगार के ऐसे अवसर पैदा करता था जिससे आम आदमी को रोजगार मिलता था। अब ये जो बड़े बड़े जो विकास हो रहे हैं उसका वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आम आदमी की रोजी रोटी से, वो बड़े लोगों को आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाले रहे। निश्चित रूप से जब छोटे अंचल होते हैं वहाँ की रोजी रोटी ग्रामीण आबादी पे तो बहुत बोझ पड़ा, वो शहरों में आए वापस गाँव में शिफ्ट हो गए रोजगार को लेके। तो इसलिए विकास का जितना बड़ा हुआ खड़ा करा जा रहा है उसका असर लोगों पे कम है। कब तक ये चकाचौंध में वो डूबे रहेंगे? वहाँ पर प्रमुख मुद्दे, जो मुख्य मुद्दे जो दतिया के, जो मैं मानता हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटना, हालांकि उनका टिकट कटना दोनों पक्ष हो सकते हैं, लेकिन 2023 में लहर थी, लाडली बहना की जो लहर चली थी उसमें और बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे। ऐसे में उनका हारना हाईकमान को निश्चित रूप से खटका होगा, इसलिए उन्होंने उनका टिकट काटा है। लेकिन इतने समय तक वो विधायक रहे और मंत्री रहे हैं तो उनका एक समर्थक वर्ग बहुत बड़ा हो जाता है जो भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाता है। उनके टिकट कटने से उनके बीच का असंतोष ये भाजपा को परिणामों में दिखाई देगा और उसके पीछे जो ब्राह्मण समाज में सुरक्षा की भावना वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पर जातिगत समीकरण ज़्यादा चलते हैं। जो यूपी बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है वो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जाति गणित ज़्यादा चलते हैं। और जो आप देखें 50% वहाँ ओबीसी है, 25% प्रकाश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर सामने आई है जब 5वें राउंड की मतगणना समाप्त हो गई है और कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो काफी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि 6वें राउंड की मतगणना जो है तब तक कांग्रेस प्रत्याशी काफी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? लगातार जो जीत का मार्जिन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो हमारे आकलन है उन्हीं को सही बता रहा है, क्योंकि जो मुद्दे उनका सीधा सीधा प्रभाव परिणाम में दिखाई देने जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया, घनश्याम सिंह जी ने 12,000 से अधिक वोटों से जीत की उम्मीद जताई है। यदि ये जाता है तो ये नरोत्तम मिश्रा जी अकेला मुद्दा नहीं है, फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे जो चल रहे हैं उसका असर, जिसको बीजेपी चाह रही थी कि वो दिखाई ना दे। यदि बीजेपी को चुनाव जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी था कि वो ये इससे मैसेज दे पाती, एक नैरेटिव सेट कर पाती कि उन मुद्दों का जनता पे कोई असर नहीं पड़ा है। बिहार में भी लगभग अभी वहां की स्थिति पता नहीं, पर वहां पर भी पीके आगे चल रहे थे, वहां पे सिर्फ गुजरात में बीजेपी आगे चल रही थी। तो ये परिणाम इनकी आगे की राजनीति को एक दिशा तय करेंगे और इसे नैरेटिव सेट करने में मदद मिलेगी दोनों पार्टियों को, जिनके पक्ष में। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं महेश जी से। महेश जी, 3,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं,
क्या कहेंगे आप? कार्यकर्ताओं में नाराजगी, असंतोष, कांग्रेस का कहना है कि विकास नहीं किया, अगर विकास किया होता 2023 के नतीजे सामने नहीं आते। अब जो जिस प्रकार के अभी रुझान सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन रुझानों को देखकर? मैंने पूर्व में ही आपसे आग्रह किया है कि अभी हम मतगणना के मध्य में हैं, अभी हम 7वें राउंड भी नहीं पहुंचे हैं, तो हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। पिछले चुनाव में इन्होंने दतिया की जनता को भ्रमित करने का काम किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। झूठ बोलकर किसानों को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम इन्होंने किया था। इसके अतिरिक्त ये आज जो बात कह रहे हैं कि घनश्याम सिंह जी मात्र 300 वोटों से अभी आगे हैं और हम 6वें राउंड में हैं। अभी 9 राउंड की गणना बाकी है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप देखेंगे अंतिम परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। इस बार कौन से ऐसे महत्वपूर्ण आप समझते हैं मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच पहुंचे, बीजेपी को लेकर जनता जो है वो भरोसा करती हुई नजर आएगी? क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे जो है वो कांग्रेस बताती, चाहे वो खाद की कमी को लेकर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, विकास को लेकर हो, तमाम प्रकार की बातें कांग्रेस करती हुई नजर आती है। आखिर बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि वो जीत हासिल करेगी? महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है महेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ संतोष सिंह जी भी जुड़े हुए। संतोष सिंह जी, अभी तक के जो रुझान इसमें तो साफ बढ़त नजर आ रही है कांग्रेस की। अगर आगे चल के यही जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत कांग्रेस के लिए होगी। कांग्रेस की विधानसभा में सीटें ही बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं जो एक मिथ है उपचुनाव में लगातार जीतने का, वो भी टूटता हुआ नजर आएगा। निश्चित है कि परिणाम जो है अपेक्षा के अनुरूप है, जैसा कि प्रकाश सक्सेना जी ने भी बताया। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि महेश भाई कह रहे हैं कि वहां पर बहुत विकास हुआ था और ये कहना झूठ है कि दतिया में विकास नहीं हुआ। अगर दतिया में विकास हुआ होता तो क्या परिणाम इस प्रकार के आते? मैं एक बार स्पष्ट रूप से कह दूं, ये आवाज डबल आ रही है मुझे बार बार। जी जी, ठीक करवाते हैं इसको। जी कहिए आप। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा शासनकाल रहा है वो पूरी तरह से फेल्योर रहा है। आप देखिए कि ये केवल लाडली बहना के दम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जीती है और उसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल हुआ है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि इंदौर को सफाई का सिरमौर कहा जाता था। चलिए ठीक है, बिल्कुल संतोष सिंह जी, बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की बाध्यता। अंतिम प्रतिक्रिया प्रकाश जी के लिए। प्रकाश जी, कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, अब परिणाम अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, पर हमने अभी तक हमारी जो समीक्षाएं रही हैं बिल्कुल सटीक रही हैं, उसी दिशा में परिणाम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नेक टू नेक फाइटिंग की बात तब होती है त्रिकोणीय संघर्ष जब कोई मुद्दे नहीं हो, लेकिन इस बार बहुत से मुद्दे थे। दोनों पार्टियों में असंतोष था, लेकिन भाजपा में नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर असंतोष, सरकार की नीतियों को लेकर असंतोष, और सबसे बड़ा जो असंतोष रहा है वो करप्शन भी रहा है और राष्ट्रीय मुद्दे। इस तरह से छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो सब जुड़कर एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा वोट बैंक को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं प्रकाश जी, तमाम मुद्दे रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अंतिम राउंड की, जब गिनती पूरी होगी और इसके बाद जो नतीजे सामने आएंगे वही अंतिम नतीजे होंगे। चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए आप तीनों ही मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। संतोष जी आपका, महेश जी आपका और प्रकाश जी आपका भी। तो कह सकते हैं दतिया विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और 6ठे राउंड की मतगणना समाप्त होने पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह करीब 3,984 वोटों से आगे है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हालांकि पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मतगणना जारी है और देखने वाली बात होगी कि अंतिम नतीजे किस ओर करवट लेते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।